हम अक्सर डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब शरीर में कोई तकलीफ़ होती है, जैसे बुखार या कोई दर्द। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या कोई ऐसी तकनीक हो जो बीमारी को शुरू होने से पहले ही पकड़ ले, और वो भी बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीरे के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मेडिसिन की। ये विज्ञान की एक ऐसी ही ब्रांच है जो शरीर में चल रही गतिविधियों को सटीकता से देख सकती है और गंभीर बीमारियों की पहचान कर सकती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। ये तकनीक कैंसर और थायराइड जैसी बीमारियों को में उम्मीद की एक किरण बन रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर और हेड न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर जे.के. भगत, जो हमें बताएंगे कि न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है और यह किस तरह काम करता है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ईशा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जितना भी होगा दर्शकों के लिए आज हम न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो दर्शकों बता दें, चर्चा को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका कोई डॉक्टर से सवाल है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है और यह विज्ञान की कौन सी ब्रांच है, यानी कि ये स्पेशलाइजेशन है, तो यह किस तरह काम करती है। न्यूक्लियर मेडिसिन में हम लोग रेडियोधर्मी तत्व या एटम होते हैं, उनको हम प्रयोग में लेते हैं। बहुत कम मात्रा में हम उनको या तो मुंह से खिलाते हैं या इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा के, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन शरीर में कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं उनको देखते हैं। इंजेक्शन लगाने से पहले जिस ऑर्गन का हमको स्कैन या जांच करनी होती है उसके हिसाब से हम उसको टैगिंग कहते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल बना के, जो केवल उसी ऑर्गन में जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसलिए इसको हम लोग कॉमन भाषा में मैजिक बुलेट भी बोलते हैं कि मैजिक की तरह से किसी एक ऑर्गन में पहुंच जाएगा। लीवर में जाना है तो लीवर में जाएगा, बोन में जाना है तो बोन में जाएगा, हार्ट में जाना है तो हार्ट में जाएगा। इस तरह से हम उनका ऑर्गन्स का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और यही रेडियो आइसोटोप्स को हम ज़्यादा मात्रा में देके कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट भी करते हैं, उससे सटीक इलाज होते हैं। सर, ये कोई नई तकनीक है या पुरानी तकनीक है अगर हम बात करें तो? ये तकनीक तो बहुत सालों की है, पुरानी है, पर भारत में इसका सबसे पहले 1960s में दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये आइसोटोप बनने लगे और पूरे इंडिया में और अब्रॉड में डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। तब से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज की बात करें तो जयपुर में हमारे 14 फंक्शनिंग न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर हैं, केवल जयपुर में, और राजस्थान में करीब 25 फंक्शनिंग सेंटर हैं जिनसे आप सेवाएं ले सकते हैं। सर, अक्सर हम देखते हैं कि लोग न्यूक्लियर नाम से डरते हैं और रेडियो एक्टिव नाम से डरते हैं, तो क्या यह कितना सुरक्षित है? इसमें जो हम रेडियो एक्टिविटी शरीर में इंजेक्ट करते हैं या खिलाते हैं वो इतनी कम मात्रा में होती है कि उससे अलग या विपरीत असर शरीर में नहीं होते हैं। हालांकि हमको ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक जिसको हमने रेडियो एक्टिविटी इंजेक्शन लगा दिया है उस मरीज को अलग से हम बैठा के रखते हैं, परिवार वालों से मिलने नहीं देते। हम लोग भी उससे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि नहीं तो जो उसके शरीर से विकिरण निकलेगा वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, पर खुद मरीज को उससे लाभ ज़्यादा होंगे, उससे नुकसान बहुत कम होंगे। यानी मरीज को आइसोलेशन में रखा जाता है। आइसोलेशन में रखा जाता है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो सर, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें यह काम आता है? अभी आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशंस जो हम करते हैं, जांचें जो करते हैं, हम ऊपर से अगर पकड़ते हैं तो ब्रेन की करते हैं, थायराइड की करते हैं, हार्ट की करते हैं, लंग्स की करते हैं, बोन्स की करते हैं, किडनी की करते हैं, नीचे जो मेल में टेस्टिस होते हैं उनकी करते हैं, और शरीर में कहीं भी अगर रुकावट है खून की तो उसको हम ब्लड फ्लो स्टडीज़ कहते हैं, वो की जाती है। इस तरह से शरीर के करीब करीब हर अंग का हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और उसी तरह से अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट जैसे थायराइड का करेंगे, कोई भी ट्यूमर होती है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं,
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होती हैं, आजकल एक नई तरह की बीमारियां चालू हुई हैं, उनका सटीक ट्रीटमेंट होता है। प्रोस्टेट के जो कैंसर होते हैं उनका सटीक ट्रीटमेंट होता है। और कुछ प्लूरा और इसकी जो गांठें होती है, प्लूरल मीजोथीलियोमा, इस तरह की, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। और किसी भी तरीके का, जैसे आर्थराइटिस में हम इनके इंजेक्शन जॉइंट के अंदर लगाते हैं, जिससे आर्थराइटिस उनकी ठीक होती है, दर्द एकदम ख़त्म हो जाता है। इस तरह से करीब करीब हर अंग के ट्रीटमेंट में भी ये काम आती है। सर, आपने थायराइड का जिक्र किया, तो इसमें किस तरह से पहले डायग्नोसिस होता है इसी की मदद से, और फिर उसके बाद इसका इलाज किस तरह अभी चलता आप देखिए, अगर मैं थायराइड का अगर आपको चित्र बताऊं तो ये थायराइड की चित्र होती है, ये एक नॉर्मल थायराइड का चित्र है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये दूसरा चित्र है जिसमें थायराइड की ग्रंथि में गांठ है। इस गांठ को हम निकाल के या इसकी बायोप्सी करके हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कैंसर तो नहीं है, या किस तरह की उसके अंदर बीमारी है जी। उस हिसाब से हम उसका आगे ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कैंसर होता है तो उस गांठ को और पूरी थायराइड ग्रंथि को निकाल के उसकी बायोप्सी करके उसकी रिपोर्ट के हिसाब से फिर हम आगे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए ज़्यादातर हम आयोडीन 131 रेडियो आयोडीन जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है ट्रीटमेंट में। और वो ट्रीटमेंट में उसको बहुत अधिक मात्रा में देना पड़ता है, जिससे हम पेशेंट को 1, 2, 3 दिन उसको आइसोलेशन में रखते हैं। उसका अलग आइसोलेशन वार्ड हमारे यहाँ बना रखा है और उसी वार्ड में उनको भर्ती किया जाता है। और रेडिएशन लेवल पूरे बॉडी की 5 मिलीरैम पर आवर से कम हो जाती है, उसके बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, जिससे वो पेशेंट दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। सर, थायराइड का आपने जिक्र किया, थायराइड के मान लीजिए किसी पेशेंट में लक्षण हैं तो उसका ये प्रोसीजर से देखा जाता है, डायग्नोस हो गया, तो क्या ये काफ़ी होता है या और भी टेस्ट इसके किए जाते हैं? नहीं, थायराइड बहुत विकट ग्रंथि एक तरह से समझते हैं, और थायराइड की ग्रंथि का असर पूरे शरीर के हर अवयव पे, हर सेल पे पड़ता है। इसलिए एक टेस्ट में थायराइड की ग्रंथि का ट्रीटमेंट संभव नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके एक्सरे और ईसीजी वगैरह करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हृदय पे भी असर करती है थायराइड की ग्रंथि। और उसको ग्रंथि को करने, फिर लिपिड प्रोफाइल्स वगैरह हमको करनी पड़ेंगी जी। उसके बाद ही उसकी सब चीज़ें देख के और पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करके फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये डिसाइड किया जाता है कि थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है या कम काम कर रही है। थायराइड की ग्रंथि में कोई कैंसर का सेल तो नहीं है, उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी सबसे पहले ये वाला टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो बाकी आपने ब्लड टेस्ट वगैरह बताया? जी हाँ, पहले कर लो बाकी के टेस्ट, या इसके बाद में कर लो। वो सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को सप्लीमेंट करके ही आगे ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर, एक आर्म स्कैन जो किया जा रहा है, काफ़ी सदियों से किया जा रहा है, और एक ये वाला जो न्यूक्लियर मेडिसिन वाला है, उसमें क्या अंतर होता है? आप देखिए, आर्म स्कैन के अंदर है सोनोग्राफी है या सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन और सोनोग्राफी हमको किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमिकल पोजीशन दिखाता है कि वो वहाँ पर है, उसके अंदर कितना ख़राब हुआ है, कितना ख़राब नहीं हुआ है। ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन के स्कैन हैं, आम उसकी जो स्थिति दिखाने के साथ साथ हमको उसकी फंक्शनिंग दिखाता है कि कितना काम कर रहा है, नॉर्मल काम हो रहा है या नॉर्मल से कम हो रहा है या अधिक हो रहा है। तो ये फंक्शनिंग इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हमको किसी भी अवयव की शरीर में फंक्शनिंग पता लगती है कि कैसे फंक्शन हो रहा है। तो सर, पहले ऐसा होता है कि पहले आर्म स्कैन कराना चाहिए हमें, या उसके बाद फिर हमें इस तरह का स्कैन? आजकल कुछ ऐसी स्थितियां हैं शरीर की, ऐसे रोग हैं जिनमें सीधे न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट किए जाते हैं और वही कारगर सिद्ध होते हैं। सर, जैसे मैंने थायराइड का नाम लिया, जैसे हार्ट का नाम लिया, अगर ईसीजी में कोई खराबी है तो सीधा हार्ट का ये न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन कर सकते हैं। और उससे फिर डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो एंजियोग्राफी वगैरह करके स्टेंट वगैरह डाल लेते हैं। और जो बोन स्कैन है, पूरे शरीर का एमआरआई करने के या पूरे शरीर का सीटी स्कैन करने के बजाय
अपने को एक पूरे उसमें बॉडी स्कैन में पता लग जाएगा, एक सिंगल स्कैन में, कि इसके अंदर पूरे बॉडी में शरीर की सारी बोन आ जाती हैं। और जैसे ये पहले 2 देखेंगे तो ये नॉर्मल स्कैन है, और इसके अंदर जो आपको काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो एबनॉर्मल हैं, जिस पे बीमारी है। तो इस तरह से हमको एक ही स्कैन में सारे शरीर की अवस्था पता लग जाती है। तो ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। पूरे शरीर का एमआरआई या पूरे शरीर का सीटी स्कैन कराने के बजाय पूरे शरीर का बोन स्कैन कराना ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन देगा। सर, ये टेक्निक डायग्नोसिस में काम आती है या फिर ट्रीटमेंट में भी काम आती है? आजकल एक नई टर्म हुई है ईशा, उसको हम थेरानोस्टिक बोलते हैं जी। थेरानोस्टिक का मतलब पहले हम डायग्नोस कर लेते हैं। हाँ। जैसे आयोडीन मैंने बात की थायराइड की, तो आयोडीन से हम थायराइड की प्रॉब्लम की पता कर लेंगे, और उसी आयोडीन को ज़्यादा मात्रा में देने से वो उसका ट्रीटमेंट भी कर देगा। तो थेरानोस्टिक, डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक जी, दोनों चीज़ें कंबाइन कर लेते हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम थेरानोस्टिक कर रहे हैं। सर, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी, हेलो हेलो, शायद उनका कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, हम आगे बढ़। हेलो हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? मेरे ख्याल में कुछ नेटवर्क इशू है, हम आगे बढ़ते हैं। सर, आपने बताया थायराइड में इस तरह की ये जो टेक्निक है ये काफ़ी उपयोगी है। तो जब हम बात करते हैं कैंसर की, जैसे थायराइड कैंसर का आपने जिक्र किया, तो और कौन कौन से कैंसर्स हैं जिसमें इस तरह की तकनीक उपयोगी होती है? कैंसर के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हम आजकल पेट स्कैन करते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन, और पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन सीटी स्कैन के साथ में किया जाता है पूरे शरीर का, इसलिए हम उसको कॉमन टर्म में पेट सीटी बोलते हैं, PET स्ट्रोक सीटी स्कैन। उसमें हम पूरे शरीर का टेस्ट कर लेते हैं, और उसको अगर आप देखें तो पूरे शरीर के स्कैन में पूरे शरीर में दिखाई दे जाता है हमको, सिर से लेकर मिड थाई तक। और अभी इस पेशेंट को देखेंगे तो इसमें ये लिम्फोमा का प्रॉब्लम था जी, काला काला जो धब्बा दिखाई दे रहा है, और इसको जैसे ट्रीटमेंट किया गया तो ये लिम्फोमा का धब्बा खत्म हो गया। तो ये पेट स्कैन पूरे सिर से लेकर मिड थाई तक हम करते हैं, और किसी किसी पेशेंट में जिसमें ज़रूरत होती है लेग्स को भी हम स्कैन करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हर एक कैंसर के अंदर पेट स्कैन कराने की। करीब 90% कैंसर के केसेस में पेट स्कैन किया जाता है। उससे हमको दिशा निर्देश मिल जाते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में आगे क्या ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल थेरेपी होगी, सर्जिकल थेरेपी होगी, या रेडिएशन किया जाएगा, या कोई कंबाइन थेरेपी होगी। तो ये पेट स्कैन जो है आजकल हर कैंसर के पेशेंट में किया जाना चाहिए। सर, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हाँ जी, नमस्ते। हेलो 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 हेलो, हाँ जी सर, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? हेलो, हाँ जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, कहाँ से हैं आप? मैं अमंजय अग्रवाल बोल रहा हूँ, झारखंड रांची से। जी, आपका डॉक्टर साहब से क्या सवाल है? झारखंड रांची से। जी जी, अपना सवाल पूछिए सर। मेरी माँ को 2003 से थायराइड है जी। मेरी माँ को 2003 से थायराइड है और 100 mg का दवाई चलता है, पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए ऐसा है साहब कि 100 mg का दवाई आपका जो चल रहा है, या तो आपकी माँ रेगुलरली नहीं ले रही होंगी। सबसे बड़ा हमारे जो पेशेंट होते हैं यही प्रॉब्लम आती है कि रेगुलर दवाई नहीं लेती हैं। दूसरा, अगर रेगुलर ले भी रही हैं तो दोबारा डॉक्टर को दिखा के, या मैं ये कहूँगा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के आप अपना उनका इलाज कराइए, और थोड़ा रेगुलर फॉलोअप करिए हर महीने 2 महीने में, जिससे उनका थायराइड कंट्रोल में आ जाए। 100 mg का दवाई आप दे रहे हैं, इसका मतलब उनको हाइपोथायराइड है,
कम फंक्शनिंग हो रहा है थायराइड का, बहुत अच्छे से इसका इलाज हो सकता है। किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं रहेगी उनको, अगर सही इलाज किया जा रहा है तो। तो उम्मीद है सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सर, आपने रेडियो एक्टिव दवाइयों का भी जिक्र किया था जो इस टेक्निक में जो भी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो सर, किस तरह की बीमारियां में रेडियो एक्टिव दवाइयां दी जाती हैं और कितने टाइम में ये लेनी चाहिए? रेडियो एक्टिव दवाइयाँ जैसे एक मैंने बताया थायराइड की कैंसर में या थायराइड की ओवर फंक्शनिंग में, जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, उसमें दी जाती हैं। इसके अंदर रेडियो आयोडीन दी जाती है। पेशेंट का वज़न, पेशेंट की थायराइड ग्रंथि का साइज़ और उसको कितने सिम्टम्स हैं और ब्लड टेस्ट कैसे आ रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि उसको हम हमारी भाषा में जैसे 5 मिलीक्यूरी देंगे या 10 मिलीक्यूरी देंगे या 15 मिलीक्यूरी देंगे, और उसको हम फिर धीरे धीरे फॉलो अप करते हैं। कैंसर थायराइड की, जी बताइए सर। कैंसर थायराइड की बात करें तो उसमें हम 50 मिलीक्यूरी, 100 मिलीक्यूरी, 150 मिलीक्यूरी, 200 मिलीक्यूरी, इतनी ज़्यादा मात्रा में उसको देनी पड़ती है, पर ये कारगर रहती हैं। केवल मैं आपको बताऊं कि कैंसर थायराइड में जिसमें बोन इन्वॉल्वमेंट होता है या बोन में जाके कैंसर बैठ जाता है, उनमें ट्रीटमेंट करने में हम लोगों को थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बाकी और शरीर में कहीं भी कैंसर थायराइड का होता है तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। सर, कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, तो क्या वो इसी में शामिल होता है? नहीं, कीमोथेरेपी अलग चीज़ है। रेडियोथेरेपी रेडिएशन बाहर से देते हैं। अच्छा। मशीन ऊपर रखी जाती है और हम जो पेशेंट को देंगे रेडियो आइसोटोप बोलते हैं, वो या तो मुंह से दिया जाएगा या इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो शरीर के अंदर उसको प्रवेश किया जाता है। रेडिएशन जो देते हैं वो बाहर से रेडियोथेरेपी मशीन से दी जाती है, टेलीथेरेपी उसको बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का विज्ञान अलग है, दोनों का समझना और ट्रीटमेंट अलग है। सर, ये प्रक्रिया किसी भी तरह से दर्दनाक होती है, न्यूक्लियर मेडिसिन वाली जो टेक्निक है? इस तकनीक में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता, केवल एक इंट्रावेनस इंजेक्शन जो हम लगाते हैं केवल उतना ही दर्द होता है। उसके बाद में या पहले कोई भी तरह का दर्द नहीं होता। सर, अक्सर मरीजों को रेडिएशन का डर काफ़ी लगा रहता है, तो उनको आप क्या कहेंगे? रेडिएशन इसके अंदर जो हम देते हैं वो इतने कम होते हैं कि उससे गलत असर शरीर पे नहीं पड़ता। हाँ, हम रेडिएशन की पूरी सावधानियां बरतते हैं कि जिससे मरीज को फ़ायदा हो, मरीज के जो रिलेटिव्स हैं उनको नुकसान ना हो, मरीज के सगे संबंधियों को नुकसान ना हो, मरीज के पड़ोसियों को नुकसान ना हो, डॉक्टर को और उनको ट्रीटमेंट करने वाले लोगों को नुकसान ना हो। बहुत कम मात्रा में इसमें रेडिएशन दिए जाते हैं, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेक दीज रेडिएशंस एज योर फ्रेंड। सर, आपने रेडियो एक्टिव दवाइयों का भी जिक्र किया, तो ये आम दवाइयों से कितनी अलग है? क्या मरीज उसके साथ साथ आम दवाई भी ले सकता है? आम दवाई लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ में ले सकते हैं, किसी भी तरह की दवाइयाँ ले सकते हैं, कीमोथेरेपी वगैरह भी ले सकते हैं। इसके साथ में हम रेडिएशन को भी कंबाइन कर सकते हैं, और इससे जैसे पेट स्कैन किया तो इससे हम सर्जरी को भी गाइड कर सकते हैं कि कौन सी सर्जरी होगी, कहाँ होगी और किस एक्सटेंट तक सर्जरी करनी पड़ेगी इस पेशेंट की। तो ये सब चीज़ें, मरीज एक है, उसके लिए ये सारी सुविधाएं हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कंबाइन करके भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। सर, हम क्या यह कह सकते हैं कि ये ज़्यादा कारगर होता है जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे? कुछ बीमारियों में ये ज़्यादा कारगर होता है, कुछ बीमारियों में, जैसे कैंसर प्रोस्टेट है, 70% पेशेंट कीमोथेरेपी से ठीक रहते हैं जी, पर 30% पेशेंट जो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होंगे उनमें हम ये रेडियो आइसोटोप देंगे, साथ में कीमोथेरेपी देंगे तो ज़्यादा असर करेगा, 90% पेशेंट ठीक हो जाएंगे। यानी अगर इसको कीमोथेरेपी के साथ हम जोड़ दें इस दे ट्रीटमेंट को? सकते हैं इसको। और कुछ बीमारियां हैं जिनको अलग से केवल न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपीज ही दी जाती हैं, जैसे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, मैंने जैसे जॉइंट्स का जिक्र किया, जॉइंट में इंजेक्शन लगाना है, मीजोथीलियोमा के हैं, प्लूरा के, इनके उनमें इंजेक्शन लगाना है, केवल न्यूक्लियर मेडिसिन भी काम लेते हैं और दूसरी दवाइयों के साथ भी इस तकनीक का काम लिया जाता है।
सर ये इलाज जो है न्यूक्लियर मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है वो सभी अस्पतालों में शुरू हो गया है या सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही है? अपन राजस्थान की बात करें तो करीब 25 से 30 हॉस्पिटल हैं जिनमें स्टार्ट हो गया है। कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर ऐसी जगह हैं। बीकानेर में 2-3 सेंटर हो गए हैं। पर हाँ, फिर भी हर एक मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, ये हमारी आशा है। और हर एक हॉस्पिटल में ये इलाज आपको मिलना चाहिए, ये हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इसमें जो हमारे नेता लोग हैं और जो अग्रणी कार्यकर्ता हैं वो बहुत मदद कर सकते हैं। सर इसका इलाज बाकी जो ट्रेडिशनल इलाज है उससे ज़्यादा होता है इसका खर्चा? इसका अगर हम खर्चे की बात करें, थोड़ा खर्चा है। आजकल तो कीमोथेरेपी और सर्जरी वगैरह भी बहुत कॉस्टली होने लगी है। अभी जैसे जो कॉमन चीज़ है थायराइड का ऑपरेशन अगर आप प्राइवेट में कहीं भी कराते हैं तो 60-70 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और इसके खर्चे का और उसके बाद में जो हम ये ट्रीटमेंट करते हैं हमारे हॉस्पिटल में करीब 30-35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये में ये ट्रीटमेंट हो जाता है। सर तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। जी सर, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी हेलो 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 हेलो, हाँ जी सर, आपका नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? हेलो हेलो हाँ जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर। हेलो हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। गुलाब सिंह करौली से। सर आप अपनी टीवी कनेक्शन से कटन में आवाज बैठ चुकी है। गुलाब सिंह करौली। जी, करौली से बात कर रहे हैं। सर आपका सवाल क्या है? गुलाब सिंह करौली से बोल रहा हूँ। जी जी सर, अपना सवाल पूछिए। कंठ में आवाज बैठ चुकी है। जी, आपके कंठ में जो आवाज़ बैठ चुकी है, गले में आवाज बैठ गई है मतलब। हाँ गुलाब सिंह जी, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया गुलाब सिंह जी। आप मेरी बात सुनिए। जो आपकी कंठ में आवाज़ बैठी है इसके लिए आपको सबसे पहले ईएनटी स्पेशलिस्ट को चेकअप कराना पड़ेगा कि आपकी जो स्वर यंत्र हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं उनके ऊपर कोई गांठ वगैरह तो नहीं हो गई है, उसके आसपास कोई गांठ होके उसको प्रेस तो नहीं कर रही है, उस पर दबाव तो नहीं डाल रही है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो उसका ऑपरेशन होगा। और अगर वो, जी हाँ बोलिए। और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करेंगे। कई बार इसकी जो नर्व्स, बोलने की डिप्टी में गांठ है सर। समझा नहीं, ये ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाते, इनको दिक्कत होती है। हाँ वो उसके लिए आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट से ही सलाह लेनी पड़ेगी और वही आपको बता पाएंगे कि कितना आप बोल पाओगे, कितना नहीं बोल पाओगे, कितना ठीक होगे, कितना ठीक नहीं होगे। तो उम्मीद है सर आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। हम आगे बढ़ते हैं। सर हम जब बात करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन की ट्रीटमेंट की, तो क्या ये बच्चों और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए सेफ़ है? न्यूक्लियर मेडिसिन की जो ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन है आजकल बच्चों में तो काफ़ी सेफ माना जा रहा है। पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, इसका इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करते हैं। पर हाँ, कुछ गर्भवती महिलाओं में जिनमें इस इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट के बिना नहीं रह सकती हैं, वो जिनके नहीं करने से उनके जीवन को अगर खतरा है तो हम प्रेग्नेंट महिला को ये एडवाइस करते हैं कि आप टर्मिनेशन करा लीजिए प्रेगनेंसी का, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ प्रेगनेंसी के रहते रहते भी हम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसमें हम जो फीटस होता है, बच्चा होता है गर्भ में, उसको बचाव करके हम इनके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पर यस, इन जनरल प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं ट्रीट करेंगे। बच्चों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर आपके अनुभव में कोई ऐसा केस है जब जिसमें न्यूक्लियर मेडिसिन ने कोई बड़ा चमत्कार किया हो? चमत्कार तो क्या बताऊं मैं। एक मेरी पेशेंट थी बॉम्बे में जो एयर होस्टेस थी, उसको थायराइड का कैंसर हो गया था। उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे को 10-12 दिन में फिट करके वापस भेज दीजिए।
2 दिन में उसका ऑपरेशन हुआ। चौथे दिन हमने उसका ये वाला स्कैन किया और उस स्कैन के बाद में जब हमको पता लगा कि उसको दवाई पिलानी पड़ेगी, 5वें छठे दिन हमने उसको दवाई पिला दी और 10वें दिन उसको वापस काम पे भेज दिया। तो इतने जल्दी ये इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट होते हैं। अभी भी वो लड़की मेरे पास आती है इन्वेस्टिगेशन और चेकअप कराने। आज की तारीख में उसको करीब 22 साल हो गए हैं, एकदम फिट है, एकदम नॉर्मल है। सर, जब हम बात करते हैं कैंसर की, तो पिछले 10 सालों में कैंसर चिकित्सा में कोई बड़े बदलाव, कोई एडवांसमेंट ऐसा आया है और इसका भविष्य कितना है? क्या कोई पूरी तरह से ठीक हो पाएगा या? कैंसर के बहुत ऐसे डायग्नोसिस हैं जिनका 100% आजकल इलाज हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, थायराइड कैंसर है, टेस्टिस का कैंसर है, आजकल जो लिम्फोमा के कैंसर हैं, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के कैंसर हैं, और भी कई तरह के कैंसर हैं। समय अभाव से मैं लिस्ट पूरी नहीं बोल पाऊँगा, पर जिनका 100% सही इलाज है और वो रिकरेंस नहीं होने के वजह से फिर उनमें हम बोन मैरो ट्रीटमेंट या बोन मैरो रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं, जिससे पेशेंट 100% सुरक्षित रहता है, पूरी लाइफ लॉन्ग उसकी नॉर्मल रहती है। यानी आने वाले जो निकट भविष्य में है वो हम देख सकते हैं कि कैंसर चिकित्सा में कई तरह के एडवांसमेंट्स भी बहुत होंगे। एडवांसमेंट्स हैं आज की तारीख में, बहुत एडवांसमेंट हैं और कई एडवांसमेंट आ रहे हैं। यहाँ तक कि हम जीन थेरेपी करने लगे। जिसके कैंसर का जीन हो जाता है, जो अपने जेनेटिक्स समझते हैं अगर तो जीन को हम रिप्लेस कर देते हैं और पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। सर, इसमें ही मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो उसे नियमित तौर पर उन्हें कराने चाहिए? उम्र के हिसाब से अपने को ये टेस्ट कराने पड़ेंगे। जैसे 40-50 साल की उम्र में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लंग्स के और हार्ट के टेस्ट कराने पड़ेंगे। एजेड हो जाते हैं तो उनको इंटेस्टाइनल के, प्रोस्टेट के, ओवरी के ऐसे टेस्ट कराने पड़ेंगे। और आजकल तो पूरी जो कहते हैं ना कि बनी हुई हैं कि आपकी ये एज है, ये टेस्ट करवाइए जी, और उनमें जो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं उसके हिसाब से फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट होता है। सर, जब हम बात करते हैं फुल बॉडी एमआरआई स्कैन की, तो क्या वो साल में एक बार करानी चाहिए? नहीं करानी। एमआरआई और सीटी स्कैन साल में एक बार कराने का कोई मतलब नहीं है। कहीं पर आपको ये लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो उस एरिया का कराना पड़ता है। डॉक्टर की एडवाइस के बिना पूरे शरीर का सीटी स्कैन, एमआरआई, न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट ज़रूर हैं या कभी कभार हम एडवाइस करते हैं कि सोनोग्राफी करा लीजिए। उसके अलावा और इन जनरल डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाके ये जांचें कराने की आवश्यकता नहीं रहती। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को न्यूक्लियर मेडिसिन के संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे? न्यूक्लियर मेडिसिन को अपना दोस्त बनाइए। इसके बारे में जागरूक रह के और अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो पूछिए उनको कि आपकी बीमारी में न्यूक्लियर मेडिसिन भी कुछ मदद कर सकती है क्या। जी, यही मेरा आखिरी संदेश रहेगा आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि न्यूक्लियर मेडिसिन न केवल भविष्य की तकनीक है बल्कि यह लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। ज़रूरत है तो सिर्फ सही जानकारी की और समय पर इलाज की। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इतने जटिल विषय को बहुत ही आसानी से हमें समझाया। तो दर्शकों, इसी से विदा लेते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। बहुत नमस्कार।